जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीरों को लेकर अक्सर मैं बात करता आया हूं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जो अग्निवीर भाई हमारे ट्रेनिंग के दौरान घायल हो जाते हैं, डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, उनका क्या होता है? कभी हमने इसके ऊपर गौर किया, कभी विचार किया? क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा आ, कि जो एनडीए में जेंटलमैन कैडेट हैं हमारे अफसर साहब, क्योंकि उनकी भी एक लंबी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में कई कैडेट जो हैं वो घायल हो जाते हैं, फिर उनका आगे क्या होता है? जो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, क्या इन्हें भारत सरकार इनके इलाज का खर्चा देती है? क्योंकि कई डिसेबिलिटी ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर रहती हैं। फिर उनके इलाज का खर्चा कौन देता है? कैसे इनका खर्चा चलता है? और क्योंकि माँ बाप ने एक फिट बच्चे को जो है भारतीय सेना में भेजा है, चाहे वो अग्निवीर के तौर पे, परमानेंट सोल्जर के तौर पर, या जेंटलमैन कैडेट के तौर पर, लेकिन अगर वो ट्रेनिंग के दौरान ही घायल हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भारत सरकार की है ना, कि वो उनके इलाज का कम से कम जिंदगी भर ध्यान रखें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर हमने बात की है। अंत तक इस बातचीत को जरूर सुनिएगा। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल हम हाल ही में देखते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं। तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कभी जवानों के पक्ष में, कभी खिलाफ पैसा फैसले सुनाता है। कभी हम एक चीज और देखते हैं कि भारत सरकार अपने जवानों के खिलाफ, अपने अफसर जेसीएस के खिलाफ कोर्ट में अपने वकीलों को खड़ा कर देती है। लेकिन एक पॉइंट जिसपे कोई बात नहीं करता है, मुझे लगता है कि उस पर बात होनी चाहिए कि एकेडमी में, एनडीए के दौरान, आईएमए के दौरान कई कैंडिडेट जो अपाइज हो जाते हैं, उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? क्या वाकई में उनको कोई ट्रीटमेंट मिलता है भारत सरकार की तरफ से? उन बच्चों को क्या जिंदगी भर के लिए कोई मुआवजा दिया जाता है? क्योंकि कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो ट्रेनिंग के दौरान जो है डिसेबल्ड हो गए, और उसके बाद आज उनके ऊपर मेडिकल्स बिल, उनका इलाज का खर्चा इतना बढ़ जा रहा है कि उनके परिवार के लिए मुश्किलें हो गई हैं। तो इसको हम कैसे देखते हैं? इस एरिया को मुझे लगता है कि गौर करना चाहिए इसके ऊपर। सबसे पहले राजेश जी, इसका एक लीगल, हम इसको जी। एक लीगल इसको इसको समझे कि ये जी। डिसेबिलिटी पेंशन इनको क्यों नहीं मिल रही है, और फिर हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको एक दायरे में इसको लेके आए अपने डिसेबिलिटी पेंशन के, और उनको रेगुलर उसको ट्रीटमेंट के लिए उनको पैसा मिले। अब जो डेफिनेशन ऑफ सर्विस है डिसेबिलिटी पेंशन का, वो और एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन अवार्ड्स 1982, जो ये एक जो गवर्नमेंट का जी पॉलिसी है, उसके जी। तहत ये एक्चुअली गवर्न होता है। और इसमें खास तौर पे लिखा हुआ है दैट इट इज ओनली एडमिसिबल टू कमीशन officers, JCOs, other ranks who are in service and who sustain disability attributable to or aggravated by military service। इसका मतलब ये जो ऑफिसर कैडेट्स, हम जी। जब IMA में जाते हैं तो हमको जेंटलमैन कैडेट्स या ऑफिसर कैडेट्स का एक टाइटल हमको मिलता है। ये कमीशन ऑफिसर्स की तरह ट्रीट नहीं है। और ओके। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ये आपके कमीशन ऑफिसर्स को लागू है। इसका मतलब कि कैडेट्स को एक स्टाइपेंड मिलता है खाली, ओके। ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ पैसे मिलते हैं। उसके अलावा अगर उनको चोट लगती है, डिसेबिलिटी लगती है, तो उनको एक वन टाइम एक्स ग्रेशिया उनको पेमेंट की जाती है, और उसके बाद फुल स्टॉप। और उसके बाद जब भी वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे अपनी लाइफ में, गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं है, ईसीएचएस का भी सपोर्ट नहीं है।
कहीं पर भी वो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में नहीं आते। ओके। तो ये बहुत, और अगर मैं आपको सीएपीएफ की तरफ ले जाऊं, जी। सीआरपीएफ और ये जो, बीएसएफ वगैरह में। ये इनका जो, जैसे ही वो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, फ्रॉम डे वन उनको एक ऑफिसर की सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है ओके। फ्रॉम डे वन ऑफ द ट्रेनिंग। और जो उनकी जो डिसेबिलिटी जो बेनिफिट्स है, उनको डे वन फ्रॉम ट्रेनिंग उनको मिलने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उनकी जो कैटेगरी में उनको कमीशन ऑफिसर्स का उनको दर्जा मिल रहा है, ना कि जी। एक ट्रेनी ऑफिसर का दर्जा मिल रहा है। तो मैं ये गवर्नमेंट से मांग करता हूँ, देखिए एएफटी में केस ऑलरेडी जा चुका है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी गवर्नमेंट को इसके ऊपर, जैसे सीएपीएफ को आपने डे वन से आप उनको इस कैटेगरी में रख रहे हैं, आप इसका नॉमेनक्लेचर चेंज कर दीजिए ऑफिसर का, जो इसको आप इसको ऑफिसर कैडेट इसको ना बुला के आप जी। इसको एक इस कमीशन ऑफिसर ट्रेनी ऐसा कुछ आप इसका नॉमेनक्लेचर अपना बदल दीजिए, और वो फिर आपके दायरे में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉलिसी चेंज की जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। और काफी लोग इफेक्ट हैं, जो एनडीआईएमए के जो कैडेट्स हैं, जी। वो ये एक्स ग्रेशिया जो आप उनको कुछ हजार रुपए अपना दे देते हैं एक टाइम पे, उससे काम आपका चलने वाला नहीं। और ये चीज मुझे लगता है कि जो अग्निवीर स्कीम है उसके अंदर भी इम्प्लीमेंट इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि कई अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान घायल हुए हैं, वो भी खाली हाथ लौट रहे हैं। तो उसके ऊपर भी भारत सरकार को सोचना चाहिए कि आप उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान घायल हो गया, अपाहिज हो गया, डिसेबल्ड हो गया, तो उसका ध्यान रखना तो भारत सरकार का फर्ज है। और अगर 4 साल की सर्विस के दौरान किसी अग्निवीर के साथ कुछ हो गया, डिसेबल्ड हो गया, तो वो भी भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल आई एग्री विद यू। और ये जो सीएपीएफ है, ये एक्चुअली बेसिकली सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो रूल्स है, सीसीएस रूल्स के 1939 के अंडर आती है, तो उसमें ये एक्चुअली कवर्ड है इनका। तो हम ये इसको चाहेंगे कि जो हमारा जो एंटाइटलमेंट रूल जो इस कैजुअलिटी पेंशन अवार्ड्स का बनाया गया है, जो आर्मी पेंशन रेगुलेशन के साथ जी। जोड़ा गया है, इसमें एक वर्ड इंसर्ट कर दिया जाए कमीशन ऑफिसर्स के साथ। उसको ये भी लिख दिया जाए कि ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑफिसर्स अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट एनडीआईएमए एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट। तो अगर इस तरीके का एक लाइन इसमें इंसर्ट हो जाए और गवर्नमेंट ऑर्डर इसमें अगर पास हो जाए, तो शायद ये आपके कवर हो जाए। हाँ, चलिए, उम्मीद है भारत सरकार ऐसा करे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हर जवान को, हर जेसी अफसर को, हर अपनी एक स्ट्रगल के लिए ना जाने क्यों कोर्ट जाना पड़ता है, ना जाने क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाके धक्के खाने पड़ते हैं, क्यों भारत सरकार इन पूरे मुद्दों पर फैसला नहीं लेती है। चलिए, इंतजार रहेगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, जय। हम हाल ही में देखते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं। तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कभी जवानों के पक्ष में, कभी खिलाफ फैसले सुनाता है। कभी हम एक चीज और देखते हैं कि भारत सरकार अपने जवानों के खिलाफ, अपने अफसर जेसीएस के खिलाफ कोर्ट में अपने वकीलों को खड़ा कर देती है। लेकिन एक पॉइंट जिस पे कोई बात नहीं करता है, मुझे लगता है कि उस पर बात होनी चाहिए कि एकेडमी में एनडीए के दौरान, आईएमए के दौरान कई कैंडिडेट जो अपाइज हो जाते हैं, उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या वाकई में उनको कोई ट्रीटमेंट मिलता है भारत सरकार की तरफ से? उन बच्चों को क्या जिंदगी भर के लिए कोई मुआवजा दिया जाता है? क्योंकि कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो ट्रेनिंग के दौरान जो है डिसेबल्ड हो गए, और उसके बाद आज उनके ऊपर मेडिकल्स बिल, उनका इलाज का खर्चा इतना बढ़ जा रहा है कि उनके परिवार के लिए मुश्किलें हो गई हैं। तो इसको हम कैसे देखते हैं? इस एरिया को मुझे लगता है कि गौर करना चाहिए इसके ऊपर।
सबसे पहले राजेश जी इसका एक लीगल हम इसको जी एक लीगल इसको इसको समझे कि ये जी डिसेबिलिटी पेंशन इनको क्यों नहीं मिल रही है और फिर हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको एक दायरे में इसको लेके आए अपने डिसेबिलिटी पेंशन के और उनको रेगुलर उसको ट्रीटमेंट के लिए उनको पैसा मिले। अब जो डेफिनेशन ऑफ सर्विस है डिसेबिलिटी पेंशन का वो और एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स 1982 जो ये एक जो गवर्नमेंट का जी पॉलिसी है उसके जी तहत ये एक्चुअली गवर्न होता है और इसमें